नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। महाराष्ट्र में सियासी उठापटक तेज चल रहा है और इसी बीच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और बागी विधायकों के बीच अब पलटवार का दौर जारी है। वहीं उद्धव के फेसबुक लाइव के बाद गुरुवार को एकनाथ शिंदे ने एक चिट्ठी शेयर की है और यह चिट्ठी संजय सिरसाट ने लिखी है, मगर इसमें सभी विधायकों की भावनाएं जताई गई हैं। आपको बताते चले कि इस चिट्ठी में लिखा है कि शिवसेना विधायकों के लिए आपका दरवाजा हमेशा बंद रहता था, आप इन विधायकों की सुनते नहीं थे। वहीं शिंदे हमेशा विधायकों की सुना करते थे और आगे भी सुनेंगे। तो इस तरीके का चिट्ठी में लिखा गया है। इसके साथ ही महाराष्ट्र में चल रहे सियासी घमासान के बीच शिवसेना से बागी हुए एकनाथ शिंदे गुट में आप बताते चले कि अब करीब 48 विधायकों की टोली पहुंच गई है। वहीं गुवाहाटी में फिलहाल शिवसेना के ये सभी विधायक मौजूद हैं। तो बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। अब ये आंकड़ा जो है धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और जिस तरीके से अब ये पिछले 48 घंटे से ये भूचाल मचा हुआ है महाराष्ट्र में, वो अब 48 के आंकड़े तक पहुंच गया है। यानी कि जो शिंदे हैं वो दावा कर रहे हैं कि हमारे पास बागी 48 विधायक हैं। और उधर आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे ने सीएम आवास भी खाली कर दिया है। इसके साथ ही कई अब कयास लगाए जा रहे हैं कि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार गिरेगी या फिर आगे कोई और यहां पर विकल्प सामने निकल कर आएगा। लेकिन एक ये भी कयास लगाया जा रहा है कि जिस तरीके से उद्धव ठाकरे ने सीएम आवास खाली किया है, इसके बाद वो क्या इस्तीफा देंगे। और इसके साथ ही आदित्य ठाकरे की अगर बात करें तो उन्होंने अपने बायो से कई चीजों को हटा भी दिया है। अब तमाम कयास लगाए जा रहे हैं। वहीं अब शिंदे को मनाने की फिलहाल पहले कोशिश की गई थी नेताओं की तरफ से, लेकिन उनकी तरफ से अभी कोई बयानबाजी सामने निकल कर नहीं आई है। और हो सकता है कि महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार दोबारा से बने, क्योंकि 2019 के चुनाव में बीजेपी के पास 106 सीटें आई थीं। और इसके साथ ही अगर शिंदे बीजेपी के साथ जाते हैं तो सरकार बन सकती है, क्योंकि शिंदे के पास अभी करीब 48 विधायक हैं। और इसके साथ ही अगर इन विधायकों को जोड़ा जाए तो ये विधायक बहुमत के आंकड़ा पार करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में बहुमत के लिए 144 विधायकों का होना जरूरी है। तो महाराष्ट्र में सियासी भूचाल लगातार बना हुआ है। महाराष्ट्र में लगातार वार पलटवार का दौर भी चल रहा है। विधायकों ने, जो बागी विधायक हैं, उन्होंने एक चिट्ठी भी जारी की है। उसमें लिखा है कि उद्धव ठाकरे विधायकों की समस्याओं को नहीं सुनते थे, लेकिन वहीं पर एकनाथ शिंदे विधायकों की समस्याओं को सुनते थे। और इसी पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए दीपक रॉय हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो राजनीतिक विश्लेषक हैं। और इसके साथ ही विपिन शर्मा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले दीपक जी का रुख करेंगे। दीपक जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? जी हाँ, जी हाँ। दीपक जी, किस तरीके से देखा जाए, पिछले 48 घंटे से अधिक का समय हो गया है, महाराष्ट्र में सियासी भूचाल मचा हुआ है, किस तरीके से देख रहे हैं? जी सत्यम जी, देखिए, सबसे बड़ी चीज आज जो उद्धव ठाकरे जी की एक राजनीतिक अपरपक्वता कही जाएगी हम्म। कि शायद वो कहीं न कहीं उन्होंने महाराष्ट्र की राजनीति को समझा नहीं। हम्म। और शुरू से ही देखिए, आप जब भी सरकार चलाते हैं, राज्य सरकार चलाते हैं, मुखिया हैं, एक तरह से आपको जनता के प्रति जवाबदेही बनती है और अपने टीम के प्रति भी जवाबदेही बनती है। हम्म। तो सबसे बड़ी चीज आज जो लेटर आया है वो 2.5 साल के इनके अपने राजनीतिक उत्तरदायित्व तो कहीं कहीं जो है असफलता को उजागर करता है, जहां पूरी टीम ये बोलती है। तो आप देखिए, 56 में से जो है करीब 45 जो विधायक उन्होंने लेटर पर साइन किया है कि इनके दरवाजे हमेशा बंद होते थे, अधिकारी इनकी सुनते नहीं थे, और जो भी ये करना चाहता है फंड की बात, तो उसके लिए वहां भी उनकी दिक्कत आई है। तो ये बातें नहीं है, शायद ये चीजें जो है उनके एक तरह से जो टीम भावना होती है काम करने की, शायद वो चीज कमी दिखाई दी। दूसरी तरफ इन्होंने शायद पूरा विपक्षी जो है भारतीय प्रजातंत्र आज की राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में देखा जाए, पूरा विपक्ष इस वक्त बहुत ही तरफ बिखर गया है। आज जो महाराष्ट्र की राजनीति, उसकी तुलना तो मेरे हिसाब से यूक्रेन और रूस की तरह किए जाना चाहिए कि पूरा यूरोप जो है यूक्रेन के पीछे पड़ गया, मतलब वो लड़ाई शुरू हुई तो पीछे हट गया। तो आज तक देखिए, आप चाहे एनसीपी हो चाहे कांग्रेस हो, ये दोनों पार्टियां आज बोल नहीं रही। तो इनको आगे आना चाहिए। तो देखा जाए तो उद्धव ठाकरे को सपोर्ट करना चाहिए।
तो जिस तरह से बिखर गया, उद्धव ठाकरे ने भी अपना आवाज खाली कर दिया, या तो इस्तीफा देने के बाद आवाज खाली करते, तो उन्होंने एक तरह से पहले ही हार मान ली। और एक राजनीतिक गरिमा होती है पद की, एक उत्तरदायित्व होता है। आप बिना इस्तीफा दिए आप आवाज छोड़ के जा रहे हैं, इसका क्या मतलब होता है? तो ये चीज बड़ी दुखदाई है। उनको चीजों को समझना चाहिए था। उनके विधायक भाग रहे थे, आप इस्तीफा देते, फिर गवर्नर जो है दूसरी पार्टी बुलाते, गवर्नमेंट दूसरी गवर्नमेंट बनती। इस तरह की चीजें बड़ी दुखदाई होती हैं, जहाँ इस तरह की मतलब एक एक राजनीतिक जो है इस तरह की बातें आती हैं। ठीक है। विपिन जी हमारे साथ मौजूद हैं। विपिन जी विपिन जी अभी हमारे साथ नहीं है, फिलहाल उनसे संपर्क टूट गया है। लेकिन दीपक जी क्या लगता है, यहाँ पर कांग्रेस जिस तरीके से सामने भी निकल कर नहीं आ रही है और पिछले कई मुद्दे भी सामने निकल कर आए थे, जैसे कि 370 में उद्धव ठाकरे का यहाँ पर समर्थन ना करना, ये भी मतलब चुप्पी साधे हुए बैठे थे, क्योंकि जो ठाकरे सरकार जानी जाती है वो हिंदुत्व के नाम से जानी जाती है। जी, आपने सही कहा। जो 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 ये शिवसेना का जो एजेंडा कहा जाए, तो एक तरह से हिंदुत्व की बात हमेशा होती है, लेकिन कहीं न कहीं जो इन्होंने अपनी पार्टी की विरासत को, चाहे संस्कृति को, शायद उद्धव ठाकरे ने समझा नहीं, और उस विचारधारा पे काम नहीं किया। तो कई चीज़ों पे जहाँ पे इनको बोलना था उन्होंने बोला नहीं। अपने विधायकों को भी अभी इन्होंने बोला कि हम अयोध्या जाना चाहते हैं, तो वहाँ में जाने नहीं दिया। तो इस तरह की बातें आई हैं। देखिए, उनकी भी एक जब वो उद्धव ठाकरे की मजबूरी थी, जब भी वो कांग्रेस के साथ थे और भी एनसीपी के साथ थे, तो शायद कहीं-कहीं उनको कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए था। लेकिन सबसे बड़ी एक अपनी विचारधारा जो थी, पार्टी की जो मेन विचारधारा, उससे ये हटे। तो शायद महाराष्ट्र में इस तरह की जो असंतोष जो पनपा था, एक हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर पनपा था, शायद उन्होंने ये चीज़ समझा नहीं। आप छोटी-छोटी बातों में उलझे, जो आप कंगना रनावत का आप वो उदाहरण ले लीजिए। जब छोटी सी उन्होंने उनकी निंदा की, तो उन्होंने पूरा उनका बंगला ही गिरा दिया। ये चीज़ें जो है, इस तरह की चीज़ें जो है, शायद इसी में वो उलझ गए छोटी-छोटी बातों में, और विधायकों की बात नहीं मानी। महाराष्ट्र की आज़ादी से क्या जनता के क्या लगता है दीपक जी, क्या लगता है कि यहाँ पर उद्धव ठाकरे जिस विचारधारा पे उनको चलना चाहिए उससे वो भटक गए सत्ता के लालच में? जी, कह सकते हैं आप कि मतलब उनको पद चाहिए था, 2.5 साल का पद एक बार उनको पद चाहिए था, उन्होंने मिल गया और फिर वो छोड़ के चले गए। तो ये पद की लालसा ही कही जाएगी कि राजनीति, देखिए जिस तरह की राजनीति बाला साहब ठाकरे की, उन्होंने तो राजनीति कभी की नहीं। उनका तो एक अपना लेवल था, एक की महाराष्ट्र की एक अपनी पहचान हुआ करती थी। शायद आज वो पहचान खत्म होती थी। तो उसी का नतीजा था, एक ग्रुप, एक विधायक ग्रुप ने मतलब एक तरह से असंतोष जाहिर किया, एक तरह से बागी हुए। तो उन्होंने शायद शिवसेना की जो विचारधारा थी, उसको फिर से एस्टैब्लिश करने की कोशिश करेंगे। जी। ठीक है, विपिन जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विपिन जी क्या लगता है, बीजेपी का लोटस एजेंडा यहाँ पर कारगर साबित हो रहा है महाराष्ट्र में? देखिए, ऑपरेशन लोटस जो है वो अभी थोड़े समय में बिल्कुल स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि यहाँ पर उद्धव ठाकरे की सरकार गिरेगी या दूसरा जो जिसकी संभावना, बड़ी प्रबल संभावना बन गई है कि भाजपा अपनी सरकार बना लेगी। और एकनाथ शिंदे ने, क्योंकि अभी जो ताजा खबरें आ रही है कि वहां पर उन्होंने अपने 42 विधायकों का एक फ्रेम में पूरा उनकी जो तस्वीर है वो सार्वजनिक हुई है, तो अपने आप में बहुत कुछ दर्शाता है। और बार बार देखिए, मुख्य मुद्दा है कि एकनाथ शिंदे को भी अपना रुख साफ करना है, और ये क्योंकि जनता के सामने जवाबदेही बनती है, जो जिन्होंने उनको बहुमत दिया या उनको मौका दिया अपना प्रतिनिधि बनने का, और उसके बाद उनको अपना विधायक चुना। तो यहाँ पर उन्होंने हिंदुत्व की बात करी कि शिव सैनिक जो है वो अपने हिंदुत्व के एजेंडा, जो उनकी मुख्य विचारधारा है, उससे वो भटक गए थे। और साथ में दूसरी जो दलील दी सामने, वो बोला कि इन 2.5 सालों में महाविकास आघाड़ी के जो कोलिशन पार्टनर्स थे उनका फायदा हुआ है, शिवसेना का फायदा नहीं हुआ। तो ये अपने आप में बिल्कुल साफ जताता है, और यही इसी बात की का अनुमान लगाया जा रहा था डे 1 से, जब महाविकास आघाड़ी का गठन हुआ, उसके बाद उन्होंने अपनी सरकार बनाई और कार्यभार संभाला, कि ये विचारधारा बिल्कुल विपरीत है शिवसेना की और एनसीपी की और कांग्रेस की। लेकिन उसके बाद, और सबसे बड़ी बात है, देखिए जिसका चर्चा में जिक्र करना बड़ा अति आवश्यक है कि जनता ने प्रचंड बहुमत किसको दिया था या ज्यादा स्वीकार किसको करा था, वो भाजपा को करा था, लेकिन उसके बावजूद वो सरकार नहीं बना पाए। तो आज बिल्कुल साफ है, और जैसे क्रिकेट में कहा जाता है, क्रिकेट इज अ गेम ऑफ ग्लोरियस अनसर्टेनिटीज। आखिरी गेंद तक आप कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकते, मैच का पासा किसी भी तरफ पलट सकता है। और वही राजनीति में ये बात लागू होती है कि यहाँ पर अब
बिल्कुल कि तख्ता पलटने वाला है और किसकी तरफ ये सत्ता किसको मिलेगी, तो वो अभी चंद कुछ घंटों में बिल्कुल तस्वीर साफ हो जाएगी। क्योंकि ये जो बात मैंने जिसका जिक्र करा कि एक फ्रेम में सारे विधायकों का समर्थन जुटाते हुए एकनाथ शिंदे ने जो तस्वीर साझा करी है, तो वो अपने आप में बहुत कुछ बयान कर रही है। क्योंकि अगर विपक्ष की अगर बात करें एनसीपी की, कांग्रेस की, उन्होंने तो बिल्कुल साफ कर दिया था कि ये अगर अंदरूनी मामला है शिवसेना का, अगर उनके विधायक बागी बन गए हैं और वो पहले सूरत में गए, फिर उसके बाद असम में उन्होंने पुनर्वहां कूच कर गए, तो ये बात बिल्कुल साफ है कि यहाँ पर अंदरूनी मामला उन्होंने बताया। और शिवसेना की बात करें, वो बार बार पहले तो बोल रहे थे कि नहीं ऑल इज वेल, लेकिन अब जब स्थिति बिल्कुल साफ हो गई ऑल इज नॉट वेल, तो उसके बाद सबसे बड़ी बात है कि उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री खुद मातोश्री की तरफ चले गए हैं, अपना ऑफिशियल रेजिडेंस उन्होंने छोड़ दिया है। तो ये बहुत कुछ अब इन बातों के मायने हैं। और यहाँ पर अब कुछ ही चंद घंटों में, या ये कहिए कि कल तक बिल्कुल स्थिति साफ हो जाएगी। और यहाँ पर बिल्कुल कौन सत्ता बिल्कुल ये चीज तो बिल्कुल साफ है कि सरेंडर करना उन्होंने शुरू कर दिया है। क्योंकि जिस तरीके से बंगला खाली करना, इसके बाद अगर आदित्य ठाकरे की बात करें तो उन्होंने अपने बायो से हर डेजिग्नेशन को हटा देना, इसका साफ यही निर्देश है, यही देखने को मिल रहा है कि चीजें अब वो सरेंडर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या लगता है सर, आगे जिस तरीके से कई सारे मुद्दे थे जो अभी सामने निकल कर आ रहे हैं, जिस तरीके से शाहीन बाग का मुद्दा था, तमाम हिंदुत्व के मुद्दे थे, उसमें कहीं भी प्रतिक्रिया सामने निकल कर उद्धव ठाकरे की नहीं आई, क्या यही एक वजह मानी जाए? और इसके साथ ही जो अभी विधायकों की चिट्ठी सार्वजनिक हुई है, विधायकों ने भी आरोप लगाए हैं कि जब हम अपनी बातों को लेकर जाते थे उनके पास तो वो हमारी बातों को नजरअंदाज करते थे, और उस समय एकमात्र उनको एकनाथ शिंदे ही दिखते थे जो उनकी सारी समस्याओं को सुनते थे। निश्चित बात है, आपका सवाल बहुत अहमियत रखता है। और यहाँ पर ये बात मैं बोलना चाहूंगा कि एक जिसकी उम्मीद नहीं थी, अपेक्षा करी गई थी कि मुख्यमंत्री का कार्यभार संभालेंगे उद्धव ठाकरे, तो उसके बाद जो उनका हिंदुत्व एजेंडा है और जो विचारधारा है उससे कोई समझौता नहीं होगा। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि सीए का जो कानून है या किसान आंदोलन, किसान तो हमारे देश का अन्नदाता है, उसको नमन करते हैं हम लोग, लेकिन वो बिल्कुल एक यू टर्न ले लिया था। तो ये इस बात को लेकर नाराजगी थी, क्योंकि ये कहना कि अगर आपने मुख्यमंत्री की कुर्सी पे आप काबिज हो गए हो, आप बैठ गए हो, तो वो एक बात है। लेकिन आपस में आप मुख्यमंत्री बिना विधायकों के समर्थन के बिना नहीं आपको ये सरकार को बनाने के जो मत मिला है, तो यहाँ पर उससे नाराजगी बिल्कुल साफ थी। और धीरे धीरे ये चीजें सामने आ रही थी, लेकिन अगर पहले भी अगर बगावत हो रही थी तो वहां पर उसको शांत कर दिया जाता था। लेकिन अब जो है, क्योंकि एक स्थिति ऐसी हो गई थी कि बेकाबू हो गई थी और पानी सर के ऊपर चला गया था, जिसके कारण आज ये देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर इतने बागी विधायक बन गए हैं और यहाँ पर शिवसेना बिल्कुल बिखर सी गई है। बिल्कुल। दीपक जी, क्या लगता है, एक चीज अभी सामने निकल कर आ रही थी जब ये बात सामने निकल कर आई थी कि 29 विधायक करीब हैं एकनाथ शिंदे के साथ, लेकिन 36 विधायकों का होना जरूरी था क्योंकि दल बदल कानून भी लागू हो जाता है। लेकिन जो अब तस्वीर वायरल हुई है उसमें साफ तौर पर 40 से अधिक विधायक देखने को मिल रहे हैं। तो क्या लगता है, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार गिरती हुई दिखाई दे रही है या फिर जाएगी सरकार, सत्ता पलट एक बार देखने को मिलेगा महाराष्ट्र में? जी सत्यम जी, अब तो एकदम स्थिति क्लियर है, गवर्नमेंट तो जानी ही जानी है। एक तरह से मुख्यमंत्री मोदी अपने आवास खाली करते थे, तो मतलब है यही है कि वो एक तरह से उन्होंने सरेंडर कर दिया है, एक तरह से अनाउंसमेंट नहीं किया कि मैं इस्तीफा दे रहा हूँ, अदरवाइज सब कुछ उन्होंने कर दिया। बिल्कुल, तो ये चीज तो है ही है। देखिए मैं एक बड़ी अहम बात, हाँ जी 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 मैं एक बड़ी अहम बात बोलूंगा इसमें। बिल्कुल अभी जो मेरे से पहले बोल रहे थे, बिल्कुल मैं उनकी बात से इत्तेफाक रखूंगा कि यहाँ पर सरकार जाने वाली है, बिल्कुल। और लेकिन यहाँ पर देखिए एक बात बड़ी जरूरी है कि यहाँ पर अगर हम देखें कि राजनीति के चाणक्य कहा जाने वाले शरद पवार ने भी एक विकल्प दिया था कि अगर एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बना दिया जाए तो ये घर की बात घर में रह जाएगी, और जो संभावना हो रही है कि महाविकास अघाड़ी की सरकार गिर जाएगी तो वो उसको बचा लिया जाएगा उस स्थिति से। लेकिन यहाँ पर उस प्रस्ताव को बिल्कुल उसको सरे से खारिज कर दिया एकनाथ शिंदे ने। तो अब गौरतलब होगा कि जो नई सरकार का गठन होगा, जो मिलजुल के जो बागी विधायक है शिवसेना के और भाजपा के और उनके साथ में जो बाकी निर्दलीय हैं, तो वो उसमें मुख्यमंत्री कौन होगा, देवेंद्र फडणवीस बनेंगे मुख्यमंत्री या एकनाथ शिंदे, इसको लेकर निश्चित बात है कि मंथन चल रहा होगा। लेकिन संभावना ज्यादा
जो बतौर पत्रकार मैं तो थोड़ी बहुत समझ रखता हूं, तो मैं बड़े विश्वास से बोल सकता हूं देवेंद्र फडणवीस ही मुख्यमंत्री बनेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो अपना रुख साफ करा है एक नाथ शिंदे ने, उन्होंने हिंदुत्व एजेंडा को लेकर कहा है, ना कि उन्होंने अपनी महत्वाकांक्षाएं सामने रखी है। उन्होंने बाद में बोला कि ये इससे समझौता हो गया था और उससे काफी जनता भी हताश थी कि क्या बात है, शिवसेना अपनी आइडियोलॉजी से बिल्कुल भटक गई है। और ये जब और फायदा असल मायने में फायदा 2.5 सालों में महाविकास आघाड़ी के कोalition पार्टनर्स का हुआ है, और उसमें सीधा उनको इशारा था कि एनसीपी और कांग्रेस का फायदा हुआ है। और ये बातें अब बड़ी दिलचस्प हो गई है और देखने लायक होगा कि यहाँ पर अब मुख्यमंत्री की कुर्सी पे कौन बैठता है। और ये जैसे मैंने कहा, उसी बात को दोहराऊंगा कि अब चंद घंटों में ही बिल्कुल स्थिति साफ हो जाएगी और बिल्कुल यहाँ पर कोई इसमें जो हम लोग अटकलें लगा रहे हैं उसमें भी विराम लग जाएगा। दीपक जी, क्या लगता है, कांग्रेस की तरफ से तो कोई प्रतिक्रिया सामने निकल कर तो आ ही नहीं रही है? नहीं, वही मैं कह रहा हूँ कि जो राजनीति है बाकी तो यूक्रेन की तरह इन्होंने छोड़ दिया है दोनों पार्टनर्स ने। बिल्कुल। कोई आप पवार जी का भी कोई नहीं आ रहा है कि अगर उसको बचाने की कोशिश कर सकते थे, तो शायद कहीं न कहीं जो ये दोनों कमजोर हो गए हैं। कांग्रेस तो वैसे भी कमजोर जी की कायदे से देखिए, केंद्रीय नेतृत्व का बयान आज वो तो अपनी पार्टी बचा रहा है। हमारे जो विधायक है वो तो इंटैक्ट है, वो ये नहीं है कि हमारा समर्थन जा रहा है चाहे गवर्नमेंट गिर रही है, उससे उनका मतलब नहीं। अपने विधायक को वैसे भी अपने विधायक कांग्रेस अपने विधायक को। देखिए स्थिति तो क्लियर है, 48 विधायक जो है शिंदे के साथ हैं, वो जितना आज तक न्यूज आ रही है। अभी उद्धव ठाकरे जो मीटिंग हुआ है केवल 13 विधायक आए, तो सोचिए गवर्नमेंट के गिरने के अलावा तो कोई रास्ता ही नहीं बचा है। सबसे बड़ी चीज आज देखिए, भारतीय राजनीति बीजेपी जो है संगठन और राजनीतिक पार्टी में जिस तरह से जितना एग्रेसिव वो कर मार्केटिंग कर रही है, जिस तरह से आगे बढ़ रही है, उसके आगे ये विपक्ष हमारा समझ नहीं रहा कि हम कैसे आगे बढ़े। 2.5 साल तक आप इन्होंने देशमुख को जाने दिया, नवाब मलिक को जाने दिया, इस तरह की जाने से क्या थी, इनकी मजबूरी थी। इस तरह की घटनाएं जब होती है तो आप कमजोर होते जाते हैं। शायद इन्होंने समझा नहीं, उसी का नतीजा है कि आज ये इनकी गवर्नमेंट गिरा। तो जब तक ये चाल नहीं समझेंगे लोग, अपनी पार्टी को इकट्ठा नहीं करेंगे, सबसे बड़ी चीज अपनी अपनी जो महत्वाकांक्षा है, अपने अपने स्वार्थ, जब तक विपक्ष उससे ऊपर नहीं उठेगा तब तक इस तरह हरकतें होती रहेंगी। देखिए राजनीति में आज की राजनीति में कोई नेता जो है ये तरह से बेदाग नहीं है, कहीं कहीं वो इन्वॉल्व है, इसी वजह से वो कमजोर होता जा रहा है। और बीजेपी वही उसी का फायदा उठा रही है। जहां लगता है कि किसी नेता ने गलती की है, मिनिस्टर ने गलती की राज में, तो उसके पीछे जो है ईडी बैठा देती है और कहीं के उससे कमजोर किया जाता है। तो जब तक आप इस तरह की चीजों को समझेंगे नहीं, तब तक जो है हर तरह से आप गिरते जाएंगे। इससे बीजेपी की गवर्नमेंट आनी है। मैं तो देखिए शिंदे जो है मुख्यमंत्री, आप कहते हैं मुख्यमंत्री, तो उनकी इतनी सीटें नहीं है। आप अगर 48 भी हो तो 106 बीजेपी के पास, तो कहीं कहीं ऐसा वर्किंग फार्मूला जो है शायद कहीं कहीं बीच का रास्ता निकाला जाएगा, तो उससे ये आगे आएंगे। दोनों का एक तरह चाहिए, बीजेपी और शिवसेना का जो एजेंडा है, जो बेसिक एजेंडा है, वो एक तरह से एक ही है। तो शायद ये दोनों एक छत के नीचे आए और अच्छी गवर्नमेंट भी दे सकते हैं। अगर विपिन जी बात की जाए, जिस तरीके से वहां पर कमलनाथ गए हैं, क्या लगता है वो चीजों को सही कर पाएंगे? और लेकिन वो गए तो हैं, लेकिन इससे पहले शिवराज सिंह की अगर बात करें तो उन्होंने वार पलटवार भी कर दिया है कि जो अपनी सरकार नहीं बचा पाए वो वहां पर क्या बचा नहीं पाए, हाँ वहां पर क्या बिल्कुल चीजों को सही कर पाएंगे। कोई दो राय नहीं है इसके बारे में। और ये इसी की आपकी बात से प्रेरणा लेते हुए बोलूंगा, हरीश रावत को भी पंजाब में भेजा गया था, लेकिन वहां पर क्या हाल हुआ अंत में? पंजाब में तो कांग्रेस ने सेल्फ गोल कर दिया, जीती हुई बाजी कांग्रेस हार गई। तो वहां पर उसके लिए खुद जिम्मेदार है। इतने वरिष्ठ नेता जिन्होंने अपना पूरा जीवन खपा दिया, अपना पूरा जीवन राजनीति को दे दिया, कैप्टन अमरिंदर सिंह, उनको नजरअंदाज करके नवजोत सिंह सिद्धू की ताजपोशी कर दी, उनको प्रदेश अध्यक्ष बना दिया था पंजाब में। तो आज वही है, वो अपनी ये खामियाजा भुगत रही है कांग्रेस। पंजाब की बात करें तो कितने राज्यों में सीमित होकर रह गई है। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें, दो बड़ी अहम बातें हैं। एक तो पालघर में जो साधुओं की निर्मम हत्या हुई थी, पहली बात। दूसरी बात, आप नवनीत राणा की बात करें, हनुमान चालीसा को लेकर जो वाद विवाद हुआ, तो जनता के पास क्या संदेश गया? जनता के पास तो संदेश गया, वो गया, लेकिन खुद के विधायकों के पास, उससे भला ही चाहे कांग्रेस या एनसीपी ने अपना पल्ला झाड़ लिया हो, लेकिन शिवसेना में यहाँ पर उसका विरोध हुआ होगा। यही हम अनुमान लगा सकते हैं बतौर पत्रकार कि यहाँ पर जिसका जो विरोध था, जिसका आज बिल्कुल सामने दिख रहा है कि वो इतना पानी सर के ऊपर से निकल गया कि आज पूरे बागी होके उन्होंने अपना जो रुख अपना लिया है। तो आज ये आ गई है स्थिति की आज सरकार गिरने की नौबत आ गई है। बिल्कुल।
जिस तरीके से आपने पाल घर का जिक्र किया, यहाँ पर पाल घर में जो साधुओं के साथ नरसंहार हुआ, उसमें भी कोई कमेंट सामने निकलकर उद्धव सरकार का नहीं सामने निकल कर आया। क्या इसकी ये भी एक मुख्य वजह 370 तमाम सारी चीजें हैं सामने जब निकल घड़ा कर आई। पूरा भर जाता है, देखिए घड़ा धीरे धीरे भरता है, और ये शुरुआत भले वहां से हुई, फिर काफी लंबी है, और ये तो हर एक, उसमें कोई आपको राजनीतिक पंडित होने की आवश्यकता नहीं है। एक आम आदमी भी अनुमान लगा रहा था कि जब विचारधारा एक समान नहीं है, एनसीपी की, शिवसेना की, कांग्रेस की, एनसीपी और कांग्रेस की तो चलो समझ आता है कि फिर भी कहीं ना कहीं जाके विचारधारा मिल सकती है, लेकिन यहाँ पर शिवसेना जब बीच में आ गई और महाविकास आघाड़ी का गठन हुआ, तो वहां पर तो अनुमान लगाना बड़ा आसान था कि ये सरकार ज्यादा दिन नहीं टिकेगी। लेकिन फिर भी देखिए, तारीफ के काबिल है ये बात कि 2.5 साल उन्होंने कार्यकाल अपना पूरा करा, और ये अब उस कगार पे स्थिति आ गई है कि यहाँ पर सरकार गिरने की नौबत आ गई है। ठीक, दीपक जी, कोई विकल्प है क्या अभी उद्धव ठाकरे के पास? नहीं, मुझे तो नहीं दिखता। जिस तरह से वो कमजोर हो गए, उन्होंने एक तरह से हार अपनी एक्सेप्ट कर ली है, वो भी लड़ने को तैयार नहीं है। उन्होंने तो या तो शिंदे के लिए रास्ता साफ कर दिया, या तो बीजेपी के लिए साफ कर दिया। उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है, जो कल से वो मतलब उन्होंने दिखाया है पब्लिक में, जो अपीयरेंस आई है, एक तरह से उन्होंने एक तरह से उन्होंने पूरी अपनी हार मान ली है कि आप या तो शिंदे आ जाए वो मुख्यमंत्री बन जाए, या तो फडणवीस आ जाए वो मुख्यमंत्री बन जाए। अब कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। देखिए, जिस तरह से इन्होंने काम किया, आज जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं वो बीजेपी से हिंदुत्व के नाम पर टक्कर नहीं ले सकती, तो शायद इनको अपना एजेंडा बदलना होगा। आप विकास पे काम कीजिए, जितने विकास के राजनीतिक उसमें जो है राज्य में जितने विकास के प्रोजेक्ट हैं, जो आगे उसको बढ़ाइए। उसमें अगर आप कुछ कर सकते हैं तभी आप बीजेपी से टक्कर ले सकते हैं। अदरवाइज बीजेपी ने जो एक तरह से एक वो बना दिया है, एक उन्होंने पायदान बना दिया है अपने हिंदुत्व का, तो शायद उसको छूना राजनीतिक पार्टियों के उसको बहुत मुश्किल हो। तो इनका यह है कि आप हिंदुत्व लड़िए, आप फेवर कीजिए, लेकिन आप उसको ट्राई कीजिए कि उसको विकास की तरफ विचारधारा पूरी जाए, पूरा मतलब पूरा फोकस विकास की तरफ, तभी आप बीजेपी से टक्कर नहीं ले सकते हैं। अदरवाइज पूरे तरह से जैसे जैसे खत्म होता जा रहा विपक्ष, उससे खत्म हो जाएगा। तो क्या लगता है अब आगे, अगर यहाँ पर बीजेपी और साथ में एकनाथ शिंदे आते हैं, तो सीएम का भी तो एक यहाँ पर विकल्प खड़ा होता है ना, कि इसमें फिर सीएम कौन बनेगा? नहीं, बात सही है, लेकिन बीजेपी भी बैकफुट में नहीं रहेगी, क्योंकि 106 सीट है। लेकिन ये भी एकनाथ शिंदे को वो नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, उनको भी कहीं न कहीं जो बराबरी का दर्जा देना पड़ेगा। अब ये फार्मूला कैसे होगा, ये देखने की बात होगी। ये बड़ा प्रश्न है। दीपक जी, या तो उनके मिनिस्टर बना दिए जाए, या तो मिनिस्टर सब बना दिए जाए, जितने 48 विधायक है सबको मिनिस्टर बना दीजिए, मुख्यमंत्री हमारे बीजेपी के रहेंगे, ये हो सकता है। दीपक जी, आपको क्या लगता है, आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी यहाँ पर? शायद विपिन जी से आपने मुझसे पूछा। हाँ विपिन जी, आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? देखिए, मैं इसमें ये बात बोलूंगा कि सबसे एक बड़ा अहम फैक्टर संजय राउत का भी है, क्योंकि अगर सत्ता पे काबिज कराने में किसी की सबसे अहम भूमिका रही है तो वो संजय राउत, क्योंकि जो बागी तेवर अपना लिए थे शिवसेना ने, जब महाराष्ट्र में चुनाव हुए थे, उसके बाद जो सबसे ज्यादा बहुमत जिनको मिला था या मत जो मिले थे जनता के, तो वो भाजपा को मिले थे। लेकिन वहां पर उन्होंने ऐलान करा कि नहीं, मुख्यमंत्री हमारा होगा, शिवसेना का होगा, तो उसको लेकर जो तनातनी चली, और अंत में फलस्वरूप हुआ क्या कि महाविकास आघाड़ी का गठन हुआ और भाजपा से अपने नाते तोड़ लिए शिवसेना ने। तो यहाँ पर संजय राउत फैक्टर बड़ा अहम है। तो अभी भी वो वही फैक्टर अहम है, क्योंकि जो ठीकरा फोड़ा जा रहा है वो संजय राउत पे फोड़ा जा रहा है, बोला जा रहा है। देखिए, ये इन्होंने अपने एजेंडा से शिवसेना को दूर करा, जो उनकी मुख्य विचारधारा थी हिंदुत्व की, तो वो अलग बात है, वो तो जनता तय करेगी, जनता जनार्दन होती है। लेकिन यहाँ पर अब मुख्यमंत्री की अगर हम बात करें तो यहाँ पर किसी को नाराज वाली बात नहीं है। हम अगर देखें, बड़ी अहम बात मैं बोलूंगा एक और, कि हिमंता बिस्वा शर्मा की क्या नाराजगी थी कांग्रेस पार्टी से। उन्होंने सिर्फ समय मांगा था राहुल गांधी से, उनको समय नहीं मिला तो वो हताश हो गए। तो पहली बारी तो सोनोवाल को मौका मिला कि मुख्यमंत्री बने। वो अलग बात है कि आज समय के साथ सबको मौके मिलते हैं और यहाँ पर धैर्य रखना पड़ता है। तो आज हिमंता बिस्वा शर्मा मुख्यमंत्री बन गए हैं, तो ये इस चीज से आप संभावना को नकार नहीं कर सकते कि यहाँ पर पहले अभी देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने, उसके बाद थोड़े समय बाद उनका ओहदा और बढ़ा दिया जाए, और उसके बाद आप एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बना सकते हैं। तो ऐसे संभावनाएं सब मुमकिन है राजनीति में। जैसे हमने देखा कि एक शरद पवार ने प्रस्ताव दिया कि उद्धव ठाकरे, जिसकी संभावना बहुत कम थी,
क्योंकि सबसे ज्यादा कद्दावर नेता कोई शिवसेना के हैं तो उद्धव ठाकरे हैं। बिल्कुल। और तो यहाँ पर वो इसकी संभावना बिल्कुल बड़ी कम थी कि शिवसेना उद्धव ठाकरे तैयार हो जाए कि उनके ऊपर कोई उनको सीनियर बनाया जाए। एकनाथ शिंदे अगर मुख्यमंत्री बन जाते और वो उसको प्रस्ताव को स्वीकार कर लेते तो सीनियरिटी उनकी बढ़ जाती, लेकिन वो तैयार होंगे जब उनको देखा कि सत्ता हाथ से निकल रही है और कोई विकल्प सामने बचा नहीं है। इसी तरह से अभी जो भाजपा ने भी उनके पास तो 21वीं सदी के सबसे बड़े चाणक्य अमित शाह, भले वो गृह मंत्री हैं लेकिन उनका लोहा माना जाता है। और अभी इस समय देवेंद्र फडणवीस की ज्यादा संभावना है, अगर भाजपा सरकार बनाने में कामयाब होती है, सफल होती है, तो यहाँ पर वो बने और एकनाथ शिंदे को भी एक मुख्य भूमिका में भाजपा लेके आएगी। बिल्कुल, मुख्य भूमिका में भाजपा जरूर लेके आएगी। ज्योतिरादित्य सिंधिया को अहमियत मिली है भाजपा में। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। दीपक जी आपका भी और विपिन जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए। तो महाराष्ट्र में सियासी भूचाल अभी भी चल रहा है, लगातार वार पलटवार का दौर भी चल रहा है, लेकिन देखना यह होगा कि सरकार, उद्धव सरकार गिरती है, अगर गिरती है तो अगला सीएम कौन बनेगा, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए न्यूज वॉच इंडिया।